हेलो एवरीवन, नेशनल इनकम का आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है बीबीए में या फिर बीबीएम में, वहाँ पे अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और उसमें ये सब टॉपिक है, देन वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक। इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्कूल से हो, नेशनल इनकम अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है नोट्स बनाने के लिए भी। ठीक है, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें ना तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया है एंड इसका जो मेथड होता है ना वो बता दिया है। मेथड मतलब इसके दो बेसिकली अप्रोचेज या दो तरीके होते हैं, टू वेज होते हैं, दे आर टू वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो तो हम आज कवर करने ही वाले हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ सिलेबस में एक और मेथड होता है जिसमें कि अकाउंटिंग मेथड ऑफ नेशनल इनकम के बारे में लिखा होता है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में तीन इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या, डबल एंट्री सिस्टम वाला जो मेथड होता है वो, सेक्टोरल अकाउंटिंग एंड मैट्रिक्स। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने शेयर कर दिया है। मूविंग अहेड, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें ना और उसके कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो नेशनल इनकम को डायरेक्टली नेशनल इनकम ना कह करके इन कुछ चीज़ों से इसको डिनोट किया जाता है। जब भी नेशनल इनकम की बात आती है इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। क्या क्या? सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चार तो मेन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही माइनर है बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ लो और इसका नोट्स बनाते चलो। तो इसको तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ही, जीडीपी ये सारी चीज़ें। पहले पर्सनल इनकम देखो क्या होता है। पर्सनल इनकम मतलब मेरी, आपकी और हम सबकी जो इनकम होती है ना, इसे पर्सनल इनकम कहा जाता है। तो बेसिकली सम ऑफ इनकम रिसीव्ड, RECD, रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ठीक है, पर्सनल इनकम, इसमें क्या क्या चीज़ें आई। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो नेशनल इनकम में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दिया जाए, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को माइनस कर दिया जाए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया जाए और ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दिया जाए तो पर्सनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। पर्सनल इनकम मतलब क्या, जितने भी हाउस होल्ड है ना, उनकी इनकम कितनी हो रही है, तो इन सारे चीज़ों को अगर हम माइनस कर दें, जैसे कि सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, जो PF में पैसा आता है लोगों को। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स पे किया जाता है वो भी तो हमारे हाथ की इनकम नहीं है ना, पर्सनल इनकम जिसको हम खर्च करने वाले हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो होता है, जो कंपनी के पास ही रह जाता है, वो भी इंडिविजुअल के हाथ इनकम का पार्ट नहीं होता है। और जितना भी ट्रांसफर पेमेंट उसको ऐड किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा ये भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना। डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो जो पैसा हम खर्च करते हैं ना, जैसे पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस, ये डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। ठीक है, बेसिकली देखो ये जो पर्सनल इनकम है इसमें हर एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम को ऐड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी को आसान करने के लिए क्या किया जाता है, जितना भी टोटल नेशनल इनकम है ना उसमें से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को माइनस कर दो। ये चीज़ें तो मेजर कर सकते हैं ना, ये डायरेक्टली पता चल सकती हैं। तो इसीलिए इस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो खर्चा करने वाला इनकम है। ट्रांसफर पेमेंट्स में देखो जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है ना, जितना भी इनकम है ना उन सबको कंसिडर नहीं किया जाता है एज अ फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर रिसीप्ट के पेमेंट या फिर फैक्टर रिसीट्स के लिए। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम मतलब क्या, जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन के लिए, वो कितना, उस पर कितना खर्चा हो रहा है या वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ गिफ्ट रिसीव करते हैं, देखो एम्प्लॉय गिफ्ट रिसीव करते इसके बदले में वो कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गिफ्ट मिलता है। पेमेंट टू टैक्स टू गवर्नमेंट, ये भी आपका जब भी फैक्टर इनकम कैलकुलेट होता है वो उसमें नहीं आता है। डोनेशन बाय गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एटसेट्रा, इन सब को कंसिडर नहीं किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। रीज़न ये है कि इसके बदले में कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं हुआ है। क्लियर? तो बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर केप्ट आउट ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ये जो चारों चीज़ों की बात करें, अच्छा इसका अगर आप सीक्वेंस भूल जाओ तो याद रखना क्या चीज़ पहले करना। आप ना पहले
GDP लिख लेना और फिर यहाँ पे GNP लिख लेना, ठीक है। बीच में NDP कर लेना और यहाँ पे NNP कर लेना। ये एक इसका सीक्वेंस है। इस तरीके से अगर आप रखोगे तो आपको याद रहेगा ये चारों चीज़ें, ठीक है। अब GDP की बात करते हैं। GDP का मतलब ग्रॉस नेशनल, GNP की बात करते हैं, सॉरी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल मतलब, ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब जिसमें कि कुछ है, जिसमें कुछ माइनस नहीं किया गया है। तो क्या चीज़ नहीं माइनस किया गया है? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? नेशनल प्रोडक्ट का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब, हमने लास्ट वीडियो में भी इसका डेफिनेशन पढ़ा था। नेशनल इनकम याद रखना, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बाय ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन द कंट्री और अब्रॉड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? देखो, नेशनल, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो कंट्री, ये हमारी कंट्री हो गई, ये इंडिया है। अब इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर कितना भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसे इंक्लूड किया जाएगा, ये क्लियर। लेकिन 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 करेगा किसके द्वारा किए गए काम को इंक्लूड किया जाएगा? सिर्फ नेशनल्स, जो हमारे देश के हैं, वो जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उनको काउंट किया जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है। अब सपोज आप मान लो कि बाहर का कोई पर्सन है, बाहर फॉरेन का कोई इंडिया में आया है और उसका जो भी इनकम हो रहा है वो इंडिया के GNP में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर बाहर का कोई बंदा बाहर चला गया है, प्रियंका चोपड़ा बाहर चली गई हैं, तो उनकी जितनी भी इनकम है ना, वो GNP के उसमें एरिया में आएगी। यस, है तो वो इंडिया के ही। तो बेसिकली GNP मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बाय ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन द कंट्री और अब्रॉड, ठीक है, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें ना, तो इसका मतलब होता है, अगेन ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है यहाँ पे। मार्केट वैल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर के अंदर, कंट्री के अंदर, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। मतलब कंट्री के अंदर में कितना भी आपका प्रोडक्ट होगा, बनेगा, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो, कंट्री के लोगों ने बनाया हो, कंट्री के बाहर का कोई पर्सन उन्होंने बनाया हो, उसे कंसीडर किया जाता है, उसे काउंट किया जाता है, उसकी वैल्यू को काउंट किया जाता है। इट इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय फॉरेन प्लेयर्स विद इन कंट्री बट एक्सक्लूड्स इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल और बिजनेस लिविंग अब्रॉड, ठीक है। जो बाहर रह रहे हैं इंडिया के, मतलब इस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कोई भी पर्सन अगर रह रहा है, उसकी इनकम को उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, सैलरी अर्न बाय US इंजीनियर वर्किंग एट TCS इंडिया will be included in GDP, but profit earned by TCS from Europe will not be included in GDP of India, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि GDP को कैलकुलेट कैसे किया जाए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम होता कैसे है, या ये वन बाय वन सबका मेथड वही है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप डिटेल में समझ लो। मेथड वही 3 है। क्या क्या मेथड है? कि देखो, जो भी सामान बनता है, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो भी सामान बनेगा उसके लिए सबको पेमेंट होगी, मतलब सब खर्चा करेंगे, पेमेंट होगी, वो हो गया एक्सपेंडिचर। जो अगर पेमेंट होगी तो वही लोगों की इनकम भी होगी। इस तरीके से ये जो 3 है ना, ये 3 तरीके हो सकते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, ठीक है। और जितने भी GDP है, GNP है, इन सबको मेजर करने के लिए यही 3 मेथड्स है। क्लियर? एक और चीज, GDP में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? तो आता है NDP। GNP में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? NNP। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि दो प्रोडक्ट मेथड। जो पहला मेथड है आपका, सामान कितना बन रहा है, इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद इन अ ईयर। देश भर में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी सामान बना रही है ना, उस कितने में बिकेगा, उसको ऐड कर लो, पता चल जाएगा देश की इनकम कितनी है। इसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है और GDP एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ना ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये की कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आगे क्लियर करने वाली हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो, ठीक है। इनकम मेथड में क्या होता है? जितने भी लोग हैं ना, इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड है, या फिर जितने भी फैक्टर्स है, जितना भी इनकम अर्न करते हैं, अगर हम उसको ऐड कर दें तो पता चल जाएगा कि कितनी इनकम हो रही है कंट्री की,
जितने भी लोग हैं, ठीक है, जैसे कि कंपनीज है, इंडिविजुअल्स हैं, इन लोगों की जहाँ जहाँ इनकम हो रही है। फैक्टर्स मतलब क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो चार चीज़ों की, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, चार मेन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ज़मीन चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड, लोग चाहिए, लेबर, कैपिटल मतलब पैसा, और एंटरप्रेन्योर मतलब जो रिस्क उठाएगा, एंटरप्रेन्योर जिसे कहा जाता है, उसको उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो चारों फैक्टर्स है ना, इनको जो भी इनकम होती है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि देश की इनकम कितनी है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब देश में जितने भी लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और एक्सपोर्ट और जो हम इंपोर्ट सामान को मंगाते हैं बाहर से, उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे पास हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, उससे जो पैसा है उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, जितना भी खर्चा करते हैं सबको ऐड कर दो, पता चल जाएगा कि देश की इनकम कितनी है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अभी देखो जीडीपी में क्या क्या चीजें आती हैं। जीडीपी में आपकी दो चीजें आई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, चलिए ये देखते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू प्रोड्यूसर्स, cost to producer for producing goods and services. This is producer's perspective, value created by the economy without considering market price. मीन्स जीएनपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर अपने आउटपुट के लिए कितना रिसीव कर रहा है, मतलब उसको उसको बनाने में बेसिकली उसको कितना खर्चा लग रहा है, या कितना उसको कॉस्ट आ रहा है किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सामान जितने में भी बिकेगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये एक फॉर्मूला है, याद रखना। क्या चीज़, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर, जितने भी फैक्टर पेमेंट है ना, वो हमने भी पढ़ा ना, चार फैक्टर्स है, उनका कॉस्ट क्या आया, किसको, प्रोड्यूसर को, जो सामान बना रहा है ना, उसको कितना खर्चा पड़ा इन सबको बनाने के लिए। इस चीज को अगर कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे, तो सामान कितने में बिका है, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना भी टैक्सेस है। जैसे कि अगर मैं हम लोग कोई भी सामान ना, 10 रुपए का सामान अगर हम खरीदते हैं, उसमें 1 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, तो सपोज 1 रुपए जो है वो टैक्स है, तो सामान को बनाने के लिए तो डेफिनेटली 10 रुपए का खर्चा, 1 रुपए तो उसमें टैक्स है, सामान का दाम कितना बचा, 9 ही रुपए ना, तो 9 रुपए को कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूसर्स को या बिजनेसेस को, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोअर करने के लिए, ये इसको ऐड कर दिया जाएगा। रीज़न, क्योंकि ये भी उनकी कहीं ना कहीं इनकम है, इसीलिए इसको ऐड कर दिया जाता है, उन्हीं के हाथ में पैसा आया। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस जितनी सब्सिडीज मिलती हैं उसको ऐड कर दो, तो पता चल जाएगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चन आ सकता है। सपोज जो टोटल वैल्यू है ना आउटपुट की वो है 500 करोड़, यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस इतना है, जीएसटी है 50 करोड़, और सब्सिडीज जो है जो गवर्नमेंट देती है वो फार्मर्स को, वो 20 करोड़ की सब्सिडी देती है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 500 करोड़ माइनस 50 करोड़ मतलब इनकम टैक्स, प्लस सब्सिडीज को हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 470 करोड़। ये है आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करें तो जीडीपी मार्केट प्राइस मतलब सामान कितने में बिकेगा, तो ये भी बहुत इजी है, जस्ट उसका ऑपोजिट कर दो, मतलब वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड मींस एडिंग टैक्सेस टू कॉस्ट एंड माइनस सब्सिडीज रिसीव्ड। दिस इज फ्रॉम कंज्यूमर्स परस्पेक्टिव, वो वाला था प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से, ये है कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से, कंज्यूमर को आखिर पैसा कितना पे करना पड़ रहा है। अगर मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज इतनी है तो उसमें कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, ये है वो, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करोगे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें ऐड करना है और सब्सिडीज को माइनस कर देना है, आ जाएगा। पहले वाले में क्या क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया था, इसमें ऐड करना है, सब्सिडीज को उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करना है। सपोज जा अगर हम लोग सिलेंडर बाय करते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए, और अगर 900 का सिलेंडर है, 900 के सिलेंडर में आपका 100 रुपये जो है, 900 के सिलेंडर में 100 रुपये टैक्सेस होता है, क्या आया, 1000 रुपये। हम 1000 रुपये
जब भी हमें डिलीवर करने के लिए सिलेंडर आता है उसे पे कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद तुरंत हमें 50 रुपये सब्सिडी के तौर पे हमें मिल जाता है, हमारे अकाउंट में आ गया। तो हमें कितने का पड़ा वो सिलेंडर? 950 ही ना। तो इसीलिए 900 जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर? आगे करते हैं, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तो प्लीज वो प्रिपेयर कर लेना। जीडीपी एट वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब ये क्या चीज है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ये है समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। टैक्सेस को ऐड कर लो, सब्सिडीज को माइनस कर लो, इसे नेट टैक्सेस कहा जाएगा। हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एट प्रोडक्ट मेथड या फिर जीडीपी या फिर वैल्यू एडेड मेथड के बेसिस पे हमें मिल जाएगा इसका जितना भी अमाउंट है वो, कि नेशनल इनकम कितनी है कंट्री की। तो ये जो है ना जीडीपी जो है, इसको सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है बाय सीएसओ इफ एनी डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंसेस इन कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर मेथड इट इज शोन एज डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, इट इज कंप्यूटेड बाय समिंग अप द वैल्यू एडेड बाय ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर भी है। क्या चीज़ है देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जितना भी आउटपुट हुआ है, आउटपुट वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं ना तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कितना वैल्यू ऐड हो रहा है एट ईच स्टेज, हमें ये पता करना है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, इसका जो प्राइस है ना उसको माइनस कर दो, बिकॉज अगर हमने कहीं से रॉ मटेरियल लिया है तो किसी के लिए वो फाइनल आउटपुट होगा। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो। सपोज वीट है, ठीक है, वीट से ना आपको सोल्ड किया गया, वीट को किसको सोल्ड किया गया? 15 रुपीज़ में सोल्ड किया गया इसको, फ्लोर मिल को, ठीक है। उसने प्रोसेस किया और उससे आटा बनाया। अब आटे को जो 15 रुपए का जो आटा था उसको 20 रुपए किसको सेल किया गया? जे बेकर्स को, एक बेकर्स की शॉप है, उसको सेल किया गया 20 रुपए पे। उसने क्या किया, जो आटा था ना उसको प्रोसेस करके उससे ब्रेड बनाया। उस ब्रेड को फिर से फर्दर कंज्यूमर को सेल किया गया 30 रुपए में। तो आप देख रहे हो, पहले 15 रुपए का जो था आपका गेहूं था उसको फ्लोर मिल को बेचा गया 15 रुपए में, और फ्लोर मिल ने वही आटे को बेचा बेकर्स को 20 रुपए में, और फिर यही उसको कंज्यूमर ने लिया 30 रुपए में। तो यहाँ पे कितनी बार आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब सेम आउटपुट है लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन होता जा रहा है, जैसे उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो रहा है। पहले से 15 का था, जब उसमें उसको आटे में कन्वर्ट किया गया तो 5 रुपये उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, और जब आटे में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर प्रोसेस करके ब्रेड बनाया गया तो उसमें 10 रुपये वैल्यू एडिशन हुआ। तो टोटल जो है मार्केट प्राइस कितना है? 30 रुपये। अगर हम इसको भी कंसिडर करेंगे, मतलब वैसे दिखने में क्या लग रहा है, हम इसको इनका ये आउटपुट हुआ इसको ऐड कर लो, इनका ये आउटपुट हुआ इसको ऐड कर लो, इनका ये आउटपुट हुआ इसको ऐड कर लो, 30 20 50 10 65 65 ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू जितना भी है जीएनपी हमारा 65 रुपए का है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारा जो जीएनपी है वो कितना है, वैल्यू एडिशन कितना हुआ है वो है, यानी कि 15 रुपए पहले स्टेज में हुआ था, दूसरे स्टेज में 5 रुपए, 15 5 20 10 30, मतलब जो फाइनल वैल्यू हमने पे किया यानी कि 30 रुपए हमारा एक्चुअल जीडीपी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाए? देखो, जब भी हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने की बात करते हैं ना तो एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो आपका मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म उसे कहा जाता है नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट है। मैंने बताया था ना, जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब हमारा आ जाएगा एनएनपी। ठीक है, तो इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट कर लिया गया है, और इसमें जितनी भी इनकम है ना फैक्ट्री की या प्रोडक्शन, एनी नेशन जो भी इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। बट फिर भी हम सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ है ना उसमें देखते हैं जीडीपी जीडीपी जीडीपी। वाई? ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज ये एक प्राइमरी इंडिकेटर होता है कि किसी भी कंट्री में कितना काम चल रहा है। अगर हमें इसे पता करना हो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री में गवर्नमेंट ने कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कैसा माहौल है प्रोडक्शन का, जीडीपी को देखने से ये पता चल जाता है कि जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितना अच्छा प्रोडक्शन का काम चल रहा है, गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है। इसीलिए ज़्यादातर हम जीडीपी ही देखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स में। हाउएवर नेशनल इनकम के प्योरेस्ट फॉर्म एनएनपी को कहा जाता है, वो भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को। ठीक है, अब अगर हम मेथड्स देखें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, तो वही है वैल्यू एडेड मेथड है। क्या क्या? value added by each industry in an economy to calculate national income. Through the value added method it is necessary to calculate GVA मतलब gross value added at market price, net value added market price, net value added by factor cost। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में क्या क्या चीज़ें आई? वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितना भी रॉ मटेरियल का प्राइस है ना वो माइनस कर दो। ब्रेड वाला आटा वाला एग्जांपल याद रखना। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ? टोटल सेल्स बाय प्लस चेंज इन स्टॉक, इसका ये भी फॉर्मूला होता है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जितना भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज, टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर जो है आपका वो। इन सारे सेक्टर्स जिसमें बैंकिंग वगैरह आया, इन सारे सेक्टर्स की जितनी भी वैल्यू एड हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, इन सबको ऐड करो। इसके बाद आ जाएगा आपका जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सब्सिडीज को प्लस करो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, उसमें नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए का मतलब होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप ऐड करो तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनकम मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है आपका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। जब भी जितने भी कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को कैलकुलेट ऐड कर लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इनकम है कंट्री का। अगेन यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बार बार एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है? एनएनपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनडीपी प्लस एनएफआईए, एनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसको लैंड को रेंट या फिर रॉयल्टी मिलती है। नेशनल इनकम में रेंट मीन्स होता है जो सिर्फ लैंड को के लिए होता है। ठीक है, लेबर की बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ उनको जो कंपनसेशन मिलता है वेजेस या फिर सैलरीज के फॉर्म में, कैश में, इन काइंड में, उसे इंक्लूड किया जाता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सारा लेबर में ऐड किया जाता है, मतलब जो पीएफ वगैरह एम्प्लॉयज़ को दिया जाना है वो सारी चीज़ें। फिर है कैपिटल, इसमें क्या क्या चीज़ें आई? जो इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल को वो भी उसका तो इनकम ही है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ये भी ऐड करना है। और एक और चीज़ है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब क्या? जो भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, इनको जो इनकम मिलती है ना, क्योंकि इन सब में उनको कंसिडर नहीं किया गया है, तो ये जो लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनको जो साइड इनकम मिलती है, इनको जो इनकम मिलता है उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। इन सब को ऐड कर लो तो पता चल जाएगा कि इनकम कितनी है कंट्री की। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो देश में जितना भी खर्चा हुआ है किस किस काम के लिए खर्चा होगा? तो कंजम्पशन के लिए खर्चा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर किया है पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ये सारा ही इंक्लूड हो जाता है किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको याद रखना। प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट फूड पे, क्लोथिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन में जो खर्चा होता है लोगों का, हमारा और आपका, उसे इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट भी कुछ कंजम्पशन करती है, प्राइवेट भी कुछ कंजम्पशन करते हैं, इन सब, ये सब इसमें आया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जितना भी इनकट किया जाता है ना अमाउंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, वो इसमें आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल एसेट, चेंज इन स्टॉक लेस डेप्रिसिएशन, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, सी मीन्स हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मीन्स हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये गवर्नमेंट वाला हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होता है।
इन सबको ऐड कर लो। सिक्सजिम इसका फॉर्मूला होता है, आपको अगर कभी भी भूल जाओ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिग्जिम एक्स माइनस एम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे क्या आएगा, इससे आपका आएगा एनडीपी मार्केट प्राइस। उसमें जब हम ये वही एनएफआईए को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि देश की इनकम कितनी है। ये सारा चीज़ें ऐड कर लो, फिर इसमें जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करो, जीडीपी मार्केट प्राइस एनडीपी मार्केट प्राइस आएगा, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लेस करो, सब्सिडीज़ को ऐड करो, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगा, एनएफआईए उसमें ऐड करो तो एनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत ही ब्रीफ में हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, अगर आपको ये वीडियो फिर से चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं इसका और आपको शॉर्ट्स में इसको एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि मुझे सब कुछ इंक्लूड करना था तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे कॉमेंट ज़रूर करना। बाय।